welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the next topic that is regarding the chemical properties of p block elements. जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की थी नाइट्रोजन फैमिली की, अब हमने नाइट्रोजन फैमिली की ही और आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कि हाउ इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन देन हेलोजन्स, और जो इनके कंपाउंड्स बनते हैं जैसे अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते थे ये हाइड्राइड्स फॉर्म करती है। क्योंकि आपको पता है कि जब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है दैट इज़ 3 और हाइड्रोजन की 1 होती है, जब आप इन दोनों को कंबाइन करवाओगे नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन को हम कंबाइन करवाते हैं, इट विल फॉर्म द NH3 टाइप, तो ये हाइड्राइड फॉर्म करेगी जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। इन द सेम वे जो इसके नेक्स्ट मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर इन द सेंस कि जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इस पूरे ग्रुप की ही जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 3 वैलेंसी होती है। और जब भी ये, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट जो कन्फिग्रेशन होती है, जनरल कन्फिग्रेशन सभी की सेम होती है, दैट इज़ NH2NP3। इट मीन्स कि आपको पता है कि इसके लास्ट में नाइट्रोजन फैमिली के 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। और जब भी हम इसको नाइट्रोजन फैमिली को, नाइट्रोजन को चाहे फॉस्फोरस या कोई भी इसका मेंबर लेते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जब इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो इन जनरल हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला होता है जब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, इट विल फॉर्म EH3, ठीक है। इट मीन्स EH3 मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो इसकी मीन्स कि आपको पता है एलिमेंट जो है E4 एलिमेंट हम नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो सभी की कॉमन है, दैट इज़ 3, और 3 हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन करेंगे और जनरल हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला दैट इज EH3 टाइप के हाइड्राइड्स ये फॉर्म करते हैं। अब हमने ये जो हाइड्राइड्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बना है, इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉन्ड एंगल्स क्या है, और इनकी वेरिएशन कैसे थी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो इसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वेरिएशन कैसे आते हैं, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या क्या रीजंस होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स के, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग टू दिस फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ बॉन्ड एंगल। पहला हमारा जो टॉपिक है दैट वो है बॉन्ड एंगल का। एंगल में आपने जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, दिस इज नाइट्रोजन, इट इज़ फॉर्मिंग द 3 बॉन्ड्स, ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में हर एक मेंबर के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ कर रहा है, और 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद सभी के पास एक क्या होगा, लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी ज्योमेट्री कौन सी थी? पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और इसमें जो HNH, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? बॉन्ड्स को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इसमें वो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री कुछ होता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग में जैसे हम नाइट्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कितना 107 डिग्री है, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाते हो तो बॉन्ड एंगल में क्या इंक्रीमेंट हो रही है या वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को आपने समझना है। तो आपको पता है कि जैसे नाइट्रोजन का अगर तुम केस देखें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। अब आपको इस चीज़ का पहले से क्लैरिटी हो चुकी हुई है कि नाइट्रोजन जो है इट इज़ वन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, ये इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल नहीं है, तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होने के कारण इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मीनिंग है द रिपल्शन बिटवीन द ये जो लोन पेयर है, ठीक है, और बाकी 3 बॉन्ड पेयर है। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन दिस लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण इसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इनके बीच में जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर, जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को धक्के मारेंगे, इससे जब वो रिपेल करेंगे तो बॉन्ड इनकी थोड़ी सी आउटर ये मूव करेगी, तो इट विल जस्ट मूव, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड्स आपस में मूव करती हैं तो इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो इसका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द रिपल्शन, जैसे रिपल्शन करेंगे, ठीक है, द बॉन्ड्स विल मूव। तो बॉन्ड्स की जो मीन्स की मूवमेंट होती है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। पर जैसे जैसे आप नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस में आते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, तो डाउन द ग्रुप आपको पता ही है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन साइज, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आते जाते आपको पता है सेकंड ग्रुप के बाद जब थर्ड पीरियड उसमें डी ऑर्बिटल भी आ जाता है, बाकियों में भी डी है, लास्ट में एफ भी आ जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जैसे जैसे साइज एटम का बढ़ता जाता है उसके के बेसिस पे जो इसके जितने भी आपने हाइड्राइड्स बनाने हैं,
जैसे नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड कौन सा बनेगा, NH3 है, फॉस्फेट दैट इज अमोनिया। अब हम जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो आपने मेन चीज़ ये माइंड में रखनी है, जब भी हमने डाउन द ग्रुप जाना है, ये तो हमने इन जर्नल 1 का किया है ना, तो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो जैसे आप फॉस्फोरस के लो तो साइज इनका बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़े स्कैटर्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में आपस में इंटर जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें थोड़ी स्पेस उनको ज़्यादा मिल जाता है, तो वो आपस में रिपेल कम करते हैं। तो ड्यू टू द मीन्स की डिक्रीज इन द रिपल्शन, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप गए हो तो ये आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करेगा, जो सेंट्रल एटम उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिससे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एक इसमें लोन पेयर होता है, बाकी क्या होता है ये बॉन्ड पेयर। जैसे आप इसमें चाहे फॉस्फीन में भी देखो तो दिस इज अ लोन पेयर और बाकी जो ये क्या है, दीस आर द लोन और बॉन्ड पेयर। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वो क्या होती है, वो रिपल्शन डिक्रीज कर जाती है। जब रिपल्शन कम हो जाएगी, वो आपस में एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे, तो उनका जो बॉन्ड एंगल है डाउन द ग्रुप जाते जाते वो डिक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, तो यू मस्ट नो कि डाउन द ग्रुप जाते जाते बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा अमोनिया में। ठीक है, तो इसके लिए आप करेक्ट ऑर्डर लिख सकते हो। तो इसका जो मेन हमारा इसका ऑर्डर लिखना है दैट इज द, ये ऑर्डर मैंने लिख दिया है। अमोनिया का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, अमोनिया के बाद क्या आया, फॉस्फीन, आप इसको देख सकते हैं ना, पहले अमोनिया है फिर फॉस्फीन है, देन क्या है आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड है, और आपको तो आर्सेनिक के बाद क्या एंटीमनी, देन बिस्मथ। तो इसी वजह से आपने चलते जाना है। आर्सेनिक के बाद क्या आ जाएगा, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड लास्ट में बिस्मथ। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे तब बॉन्ड एंगल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और जो इसका करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का वो कौन सा हो जाएगा, अमोनिया, देन फॉस्फीन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी हाइड्राइड, देन क्या आ जाएगा बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल कि इट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसमें हो गया, अमोनिया में। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने बॉन्ड एंगल की करनी है। इसका केमिकल जो ट्रेंड्स आप डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएशन कैसे आ रही है, तो उसके जो अंडर फर्स्ट पॉइंट हमारा है बॉन्ड एंगल्स का। एंगल के बाद जो हमने नेक्स्ट ट्रेंड डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग दिस बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। अब आपने देखना है कि हाइड्राइड्स का जो भी नोबल गैस इसके नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन कैसे आती है। तो जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास फर्स्ट मेंबर इसका कौन सा है, दैट इज द नाइट्रोजन। ओके, इस वजह से आपने अमोनिया, देन फॉस्फीन, देन आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, देन एंटीमनी हाइड्राइड, देन बिस्मथ हाइड्राइड्स को लिख लेना है। अब आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है या मेल्ट। इन जनरल आपको पता है कि जिस टेम्परेचर पे जाके वो आपने जो भी लिक्विड लिया है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कि जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी जिस टेम्परेचर पे। अब बॉयल जब कोई चीज़ होती है तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपने देखना है कि इन सारे हाइड्राइड्स में किस हाइड्राइड को या इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, किसका लो होता है, और किस वे से वेरिएशन आती है। अब सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए नाइट्रोजन फैमिली डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे फोकस है और दूसरा है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन पे। अगर आप पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है इट इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच ही बनती है। इफ़ यू लुक एट दीज हाइड्राइड्स, अगर हाइड्राइड्स को आप देखो तो सबसे पहला मेंबर जो नाइट्रोजन फैमिली का है दैट इज द अमोनिया। ये हाइड्राइड्स का देखो तो अमोनिया इसमें आएगा। अमोनिया ही एक ऐसा एलिमेंट है जो स्मॉल इन साइज और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, इसके कारण ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। साइज इसका स्मॉल है। रीजंस आपने पढ़ते जाना, क्योंकि कई बार आपको रीजंस आएंगे करेक्ट स्टेटमेंट के, तो जो भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है, कौन सी कंसेप्ट लगानी है, तो वो आपको देखना है। कि वैसे हर बार यही बेसिक चल रहा है कि नाइट्रोजन जो फर्स्ट एलिमेंट हर एक ग्रुप का वो स्मॉल साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी आयोनाइजेशन हाई होती है, तो यही पॉइंट्स हर बार हम ले रहे हैं। नेक्स्ट फैमिलीज में भी जब ये
पॉइंट डिस्कस करने वहाँ पे भी सेम रिपीट होने हैं, ठीक है। कंसेप्ट सेम रहनी है, बट है कि चलो फैमिलीज में डिफरेंस आता जाएगा, बट अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप वही अप्लाई करके ट्रेंड्स को कैलकुलेट कर सकते हो, क्या उसका जो पैटर्न, क्या ऑर्डर बन के निकलेगा। तो इसमें ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन, एक तो इसका साइज भी छोटा साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसके कारण जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट इट इज एक्सेप्शनली हाई, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। की हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ अमोनिया में ही पॉसिबल होगी। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो फॉस्फीन, ये बाकी जो केसेस हैं, बाकी जो 4 नेक्स्ट इसके इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, फॉस्फीन से लेके बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड तक, इनमें हाइड्रोजन इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये अमोनिया ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसके कारण क्या होगा, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। कई बार क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि वाई डू द अमोनिया हैज एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज बिकॉज ऑफ द मीन्स की हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की होती है स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण, और बाकी जो इसमें जो नेक्स्ट 4 मेंबर्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज अ वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना वो मीन्स की एरिया जो उनके कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। कि जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वंडरवॉल फोर्सेस है बेसिकली दैट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आता है। अगर किसी चीज़ का ज़्यादा एरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसमें जो सरफेस एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होगा तो उसमें वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू एसोसिएशन ज़्यादा होगी, वो वंडरवॉल फोर्सेस एसोसिएट करेंगे, एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, तो जो एसोसिएशन वो ज़्यादा होंगी। अगर आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो आपको उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, हीट ज़्यादा करना पड़ेगा, सो दैट उसको मेल्ट करवा लो या फिर उसको बॉईल करवा लो, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो इसका फिर बॉइलिंग पॉइंट है, और आपको पता है वंडरवॉल फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो वो चीज़ डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, और जितना ज़्यादा किसी का एटॉमिक साइज होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसमें एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा, और जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा उतनी ही उसमें क्लोज एसोसिएशन होगी। अगर एसोसिएशन क्लोज होगी तो आपको उसको सेपरेट करने के लिए या बॉयल करने के लिए, बॉयल मीन्स कि जब आपने लिक्विड से उसको वेपर फेस में लेके आना है, गैसियस फेस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर तक उसको गर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडरवॉल फोर्सेज इंडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज पे। अब आपने इस बात को समझना कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉस्फीन से आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो ये चीज़ सबसे पहले आपने किया हुआ डिस्कस कि जब जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि हर स्टेप पे एक न्यू शेल ऐड होती जा रही है। जैसे जैसे वो शेल ऐड होती जाएगी तो उसका जो साइज है वो सरफेस एरिया वो बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ती जाएगी। जैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ रही है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता जाएगा। इट मीन्स कि अमोनिया को छोड़ के, अमोनिया तो एक चलो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, इसका तो अनोमलस बिहेवियर है, बट बाकी जो नेक्स्ट वाले मेंबर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, जब ऑर्डर्स आप देखोगे तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इसको छोड़ के बाकी सभी का बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो इनकी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो साइज़ बड़ा होता जा रहा है, शेल्स ऐड होती जा रही हैं, जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा उतनी ही वो क्लोज एसोसिएशन में रहेंगी, उसको हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसलिए इसके बाद जो आएगा फॉस्फीन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। तो ये ट्रेंड आपने करना है कि डाउन द ग्रुप वो फिर इंक्रीज करेगा। मेनली जो एरोज का आपने देखना है, आपको कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्होंने 3-4 अलग अलग ऑप्शंस दी होती हैं, ठीक है। देन दे कैन आस्क यू विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन, उसके साथ उन्होंने प्रॉपर्टी मेंशन की होती। मान लो ये ट्रेंड दिया हो, उसके ब्रैकेट में मेंशन किया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, तो आपने देखना है कि ये ऑर्डर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो अभी आप नॉर्मली हम यही सोच सकते हैं कि सभी का आप ग्रेटर देन ऐसे एक ही सीक्वेंस में लेके चले जाओ, बट दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो आपको पता है कि अमोनिया का जो है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका एरो जो ग्रेटर देन का साइन है अमोनिया की साइड आएगा, बाकी सभी जो ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीमेंट होगा।
तो ये आपने जो सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस किया बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसके रिगार्डिंग आपने ये ट्रेंड इसको याद करना है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इसकी हाइलाइट्स हैं जो इस चैप्टर में कंसेप्ट समझने वाली हैं। अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर इस बार इशू हो उसको देखो तो उसमें उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन डाला वो ट्रेंड्स का। जब हमारी मेन प्रॉपर्टी सारी डिस्कस हो जाएंगी देन लास्ट में हम जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई के लास्ट सैम्पल पेपर्स में उनको हम मीन्स की डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगी ये कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रही क्वेश्चन कैसे आने उस चीज़ को भी आप नोटिस करते जाओ, अपने नोट्स में लिखते जाओ, सो दैट कि आपको उसको हैंडल करने में और इसको लॉजिकली समझ के चलना, सो दैट कि आपको एग्जाम में किसी टाइप की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है दैट इज अ थर्मल स्टेबिलिटी। कमिंग टू अवर नेक्स्ट ट्रेंड दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी, जो थर्ड वाला है बॉन्ड एंगल एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमने थर्मल स्टेबिलिटी करनी। थर्मल का मीनिंग है ऑन हीटिंग, ठीक है। तो देन स्टेबिलिटी मीन्स कि वो बॉन्ड स्टेबल रहती है कि नहीं रहती है। स्टेबल का मीनिंग है कि उसकी ये स्टेबिलिटी जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, वो जो बॉन्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या होगा कि उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। बट अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल मीन्स की ऑन हीटिंग, जब आप उसको हीट करोगे बॉन्ड जल्दी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। थर्मल स्टेबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इट इज़ डायरेक्टली, पहले आपको इस छोटे से एक जो इनके लूप एंड होल छोटी छोटी बातें उनको समझते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करने के लिए अगेन आप इनके जितने भी हाइड्राइड्स उनको लिख सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अमोनिया से लेके डाउन द ग्रुप हम जाएंगे ये। तो अब आपको पता है कि ये चीज़ हम पहले भी काफ़ी बार यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा कि जो जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो देख रहे हो तो जैसे एटॉमिक साइज, जैसे आप देख सकते हो फॉस्फोरस में 3 शेल्स हैं, आर्सेनिक में 4 हो गई हैं, बॉन्ड की लेंथ इतनी हो गई है। देन एंटीमनी में जाओगे तो 1 शेल और बढ़ जाएगी, और बिस्मथ में जाओगे तो इसमें जो बिस्मथ एंड हाइड्रोजन की एक और बढ़ गई, उनकी 6 इसमें और टोटल पीरियड्स होते हैं, 6 शेल्स हैं। तो इट मीन्स कि इस हिसाब से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट बोरोन दिस मीन्स एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। अब जितनी बॉन्ड लॉन्ग होगी उतनी ही वीक होगी, ठीक है। लॉन्गर बॉन्ड जैसे लंबी होती जाएगी वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, वो इजीली ब्रेक कर सकती है। सो डाउन मूविंग डाउन द ग्रुप जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ कौन सी है, बॉन्ड लेंथ आप बोल सकते हो एलिमेंट एंड हाइड्रोजन, जो भी इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट हम ले रहे हैं इस फैमिली का EH बॉन्ड लेंथ है दैट विल सो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी एंड इट बिकम्स, इंक्रीज होने से ये क्या हो जाएगी, इट बिकम वीकर, ये बॉन्ड लेंथ जो है वीक हो जाएगी। अगर बॉन्ड वीक होती जा रही तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, कि थोड़ी सी भी उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ लंबी हो रही है, वीक हो रही है तो वो जल्दी टूट जाएगी। इट मीन्स कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वो बॉन्ड जो है स्टेबल नहीं रह रही, वो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, वो जल्दी ब्रेक कर रही है। इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप फिर जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, दैट विल डिक्रीज, ठीक है। तो आप लिख सो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, इट विल डिक्रीज। ये चीज़ आपने मेन माइंड में रखनी। तो इसके बेसिस पे आई थिंक आप अब इसका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो इजीली लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो मीन्स कि आप देख सकते हो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में है, दैट इज बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा होगी, इनकी इसकी शॉर्टेस्ट बॉन्ड है, बॉन्ड सबसे छोटी है तो ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी। ऑर्डर आपने लिखना है क्योंकि अमोनिया की बॉन्ड सबसे स्मॉल बॉन्ड शॉर्ट बॉन्ड है तो अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फोस्फीन आएगा, देन आर्सेनिक, देन बिस्मथ, एंटीमनी, देन बिस्मथ। क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ उसकी इंक्रीज कर रही है और वो वीक हो रही है, वो जल्दी टूट रही है। इट मीन्स कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और मीन्स कि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी। यही चीज़ आपने समझनी है। आई थिंक यहाँ तक थर्मल स्टेबिलिटी का मेन पॉइंट है। तो इसी में ही आपने ओवरऑल इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही देखना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स की बॉन्ड लेंथ से आप इसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करोगे। सो नाउ आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बेसिक नेचर।
बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्राइड, जैसे आपको पता है कि ये जो जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं इन सभी में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। आफ्टर फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी उनके ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल हो, दैट कैन बी यूज फॉर डोनेशन। वो तो इसके कारण ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स इट इज बेसिक इन नेचर। ये सारे ही इसके जो हाइड्राइड्स हैं वो बेसिक होंगे, बट इस बेसिक नेचर का आपने ऑर्डर डिसाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स। बेसिक नेचर में अगर आप अमोनिया का देखो तो यू नो कि अमोनिया के केस में क्या होता है, अगर फर्स्ट मेंबर का देखते हैं देयर इज वन लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, जो सेंट्रल एटम उसके ऊपर एक लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। इन द सेम वे जितने भी इसके नेक्स्ट वाले भी मेंबर्स हैं सभी में से फॉस्फीन है, ठीक है, इन सभी में ऐसे, ठीक है, 3 बॉन्ड्स हैं और एक पर लोन पेयर है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सबसे पहला जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो हाइड्राइड नया है इसके ऊपर जो लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन में एक स्पेशल चीज़ है कि इट इज़ हैविंग द स्मॉल साइज और इसमें जो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड ड्यू टू द स्मॉल साइज छोटा होने के कारण ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये पड़ा रहता है और ये इजीली डोनेट हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ द एटम दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बिकम लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, कि वो उनकी साइज बड़ा होने के कारण कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स वो स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण वो एंड सेंट्रल एटम के ऊपर इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी थोड़ी डिक्रीज होती जाती है। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो फिर डोनेट कैसे करेगा। बेसिक नेचर का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं बेसिक नेचर। अब आपने बेसिक नेचर में उनकी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को डिस्कस करना है। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है, सो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस अवेलेबल ऑन द सेंट्रल एटम। दैट इज़ वाई इसका जो बेसिक करेक्टर होगा डाउन द ग्रुप क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है देने के लिए तो वो बेसिक करेक्टर तो शो ही नहीं करेगा ना। तो इट मीन्स कि बेसिक करेक्टर जो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे अभी आपने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सेम ऑर्डर इसमें फॉलो होना है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इसमें जो हाइड्राइड अमोनिया बन रहा है दैट इज मोस्ट बेसिक। इसके बाद डाउन द ग्रुप जो बेसिक नेचर के आएगा वो डिक्रीज ही करता जाएगा। तो रीज़न इसमें आप लिख सकते हो, मेन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन फॉर डोनेशन। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। सो अमोनिया इज मोस्ट बेसिक, जो अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। और इसके बाद जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज क्या है इसका इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे टिक के नहीं रहेंगे, दैट कैन बी स्कैटर्ड, वो फैल जाते हैं। तो इसलिए दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस अवेलेबल, वो वहाँ पे जो भी सेंट्रल एटम है चाहे फॉस्फोरस है या आर्सेनिक या एंटीमनी बिस्मथ उसके ऊपर कम अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो कम अवेलेबिलिटी होगी तो उनका जो बेसिक करेक्टर है दैट विल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यही मेन पॉइंट आपने याद रखना है। जो आपने पहले करेक्टर किया उसी तरह आपने जो ऑर्डर हमने थर्मल स्टेबिलिटी में सेम ऑर्डर फॉलो करना है कि अमोनिया इज मोस्ट बेसिक एंड डाउन द ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये मोस्ट बेसिक और डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो बेसिक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डाउन द ग्रुप जाते जाते इनका जो बेसिक करेक्टर वो डिक्रीज होता जाता है। मोस्ट बेसिक कौन सा, अमोनिया। इस तरह से कई बार आपको इन्फॉर्मेशन दी, स्टेटमेंट्स दी होती हैं कि अमोनिया इज अ मोस्ट बेसिक इन दिस फैमिली, तो यू मस्ट नो इट इज करेक्ट, ठीक है। तो रीजन असर्शन में भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स को फिट कर सकते हैं। तो आपने कंसेप्ट को समझना है कि इन ट्रेंड्स में तो बेटा आपको आने ही ट्रेंड्स में से क्वेश्चंस आते हैं इसके। आप अगर सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर देखो तो उसमें भी उन्होंने इस टाइप के ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है। वो इसकी कई बार ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं किसी, बट आपको अगर करेक्ट उसका लॉजिक पता है तो आप उसको बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करोगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ रिड्यूसिंग नेचर। रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने पहले भी किया होगा कि रिडक्शन क्या होती है, इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मीन्स कि रिड्यूसिंग का मीनिंग है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मीन्स कि इसने दूसरे रिएक्टेंट की रिडक्शन करवानी, रिड्यूस करना दूसरे को। रिड्यूस करने का मीनिंग है उसमें इसने हाइड्रोजन को ऐड करवाना, हाइड्रोजन देनी है। तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने को आप ये भी बोल सकते हो एसिडिक नेचर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको किसी वजह से भी आ सकता है, रिड्यूसिंग नेचर या फिर एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर की फॉर्म में भी आ सकता है। एसिडिक में भी आपको पता है क्या होता है, एसिडिक में भी दे गिव द H पॉजिटिव आयन, और रिड्यूसिंग में भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है। तो इस वजह से ये एसिडिक करैक्टर की फॉर्म में आ सकता है या फिर रिड्यूसिंग नेचर की फॉर्म में ये जो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ सकती है। अब हमने इसके ट्रेंड को डिस्कस कर लिया कि रिड्यूसिंग नेचर का मीनिंग है दूसरे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड करवाना, पर ये जो मीन्स कि अगर किसी दूसरे में हाइड्रोजन ऐड करवानी है तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना कि जो इसमें अमोनिया है या फिर फॉस्फीन है, कोई भी इसका जो हाइड्रेट है, अगर वो अपनी हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन की बॉन्ड को तोड़ेगा, तभी वो हाइड्रोजन दूसरे नेक्स्ट वाले एलिमेंट में जाके ऐड होगी। जैसे आपके पास यहाँ पे लेट्स सी कि यू आर हैविंग दिस अमोनिया, ये अमोनिया, इसके बाद फॉस्फीन है, ओके। तो इसके बाद अगर आप आर्सेनिक कोई और भी लेते हो, इट मीन्स कि जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन की बॉन्ड ये मीन्स कि हाइड्राइड में से ब्रेक करेगी, उतनी जल्दी ही जो नेक्स्ट वाला जो भी आपने इसके साथ रिएक्टेंट डाला है, कोई भी एलिमेंट या जो भी आपने इसमें डाला है, लेट्स सी चलो ऑक्सीजन डाला है, कुछ भी जो भी हमने इसमें डाला है, अगर इसमें यहाँ से ब्रेक करेगी तभी वो दूसरे रिएक्टेंट में जाके हाइड्रोजन ऐड हो पाएगी, तभी वो उसकी रिडक्शन करवाएगी। क्योंकि हम इसकी जो प्रॉपर्टी डिस्कस करें दैट इज रिड्यूसिंग नेचर, कि रिड्यूसिंग नेचर इसका शो करना कि रिड्यूस करवाएगा कि नहीं, जो भी इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट उसको रिडक्शन करवाता है कि नहीं। रिडक्शन करवाने का मतलब उसमें हाइड्रोजन उसमें ऐड करवाएगा कि नहीं, और ऐड तो वो तब करवाएगा जब ये अपनी हाइड्रोजन को छोड़ेगा, और जब इसकी हाइड्रोजन टूटेगी तभी तो दूसरे में जाके ऐड होगी, तभी वो हम बोलेंगे वो रिड्यूसिंग नेचर है इसका, कि ये दूसरे बंदे को भी या दूसरे रिएक्टेंट को भी रिड्यूस करवा रहा है। तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज द डिसोसिएशन ऑफ दिस एलिमेंट और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, चाहे इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है या नेक्स्ट वाले में फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक करेगी उतनी जल्दी ही ये उसको रिडक्शन करवाएगा। इट मीन्स कि अब आपने देखना है कि जो बॉन्ड की ये इट डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने भी लास्ट ही डिस्कस किया था थर्मल स्टेबिलिटी वाले में, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हो, डाउन द ग्रुप जाने में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सेम कंसेप्ट बार बार आ रही है, वही चीज़ अगर आपको एक बात को भी एक बार भी समझ लो तो आप उसके बेसिस पे बाकी ट्रेंड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसका मीनिंग ही समझना होता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, जैसे आर्सेनिक में जाएंगे तो आर्सेनिक में लेंथ और ज़्यादा हो जाएगी, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मीन्स की जो एलिमेंट और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती जाती है, और जितनी वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी उतनी वो बॉन्ड वीक होती जाएगी। अगर बॉन्ड वीक हो रही है तो वो इजीली ब्रेक कर जाएगी, और जितनी जल्दी वो एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करेगी उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन नेक्स्ट वाले रिएक्टेंट में ऐड हो जाएगी। इट मीन्स वो उसमें उसकी रिडक्शन करवा देगी। अगर ये दूसरे रिएक्टेंट की रिडक्शन करवा रही है तो हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग नेचर में है, ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रही है कि दूसरे की रिडक्शन करवा रही है, और सेल्फ ये ऑक्सीडाइज हो रही है। आपको ये भी पता होगा जब किसी की रिडक्शन करवाता है, अगर दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है तो सेल्फ उसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि अगर हाइड्रोजन यहाँ से टूट के ये दूसरे एलिमेंट में जाके रिएक्शन करे तो इसमें से तो निकल गई ना। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो अगर इसने दूसरे में ऐड करवाना है तो उसकी रिडक्शन है तो सेल्फ ऑक्सीडेशन होगी। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। तो रिड्यूसिंग नेचर अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज का बड़ा होता जाता है, और एटॉमिक साइज बड़ा होने के साथ साथ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी दैट बॉन्ड विल बिकम वीकर। जितनी बॉन्ड वीक होएगी इट कैन ईजिली रिलीज द हाइड्रोजन और इट कैन ईजिली रिड्यूस द अदर रिएक्टेंट, उसको वो रिड्यूस कर देगी। इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग करैक्टर का अगर हम ट्रेंड लिखें तो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि जो अमोनिया दैट विल बी द लीस्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग। ये तो जैसे भी नाइट्रोजन आपको तो स्मॉल साइज में है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, कि ये तो उसको पकड़ के रखेगा, साइज छोटा है तो उसको होल्ड करेगा। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप मीन्स कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो रिडक्शन जो रिड्यूसिंग करैक्टर वो इंक्रीज करेगा। सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, अमोनिया का, देन फॉस्फीन, और डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो आर्सेनिक, इसके बाद एंटीमनी, देन बिस्मथ। इट मीन्स कि जो रिड्यूसिंग करैक्टर का फिर ऑर्डर हमारे पास निकल के आएगा दैट इज इसकी रिड्यूसिंग सकते कि रिड्यूसिंग करैक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो डाउन द ग्रुप है वो भी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे बॉन्ड लंबी हो रही है, बॉन्ड लॉन्ग होती जा रही है, उसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। तो कई बार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो इसी तरह अगर आपको रिड्यूसिंग करैक्टर का पता लग गया, हाइड्रोजन जब वो रिलीज करेगा तो वो मीन्स की पॉजिटिव में करेगा। इसी तरह अगर आप मीन्स की एसिडिक के, कई बार क्वेश्चन रिड्यूसिंग नेचर की तरह भी आ सकता है, या वो ये भी पूछ सकते हैं एसिडिक करैक्टर। तो आपको पता है कि एसिडिक करैक्टर का मीनिंग क्या होता है। एसिड मीन्स की विच कैन गिव द H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रही है, तो अगर H पॉजिटिव आयन ये रिलीज कर रही है, हाइड्रोजन दे रही है, तो इट मीन्स कि वो एसिड की तरह भी तो बिहेव कर रही है ना डाउन द ग्रुप। फिर क्या होगा, एसिडिक करैक्टर उसका इंक्रीज करेगा। चाहे आप रिड्यूसिंग करैक्टर, अगर आपको रिड्यूसिंग करैक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन तब भी इस ऑर्डर सेम रहेगा। अगर आपको ऑर्डर ये वाला आ जाता है, इसका ऑर्डर आपको मीन्स की एसिडिक करैक्टर का आएगा, तो एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज करेगा। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स विद द हैलोजेंस, कि हैलोजेंस के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा। तो हैलोजेंस आपको पता कौन कौन से होते हैं, दैट इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो दीज आर द डिफरेंट हैलोजेंस, ठीक है, जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो अब आपने देखना है कि जो नाइट्रोजन फैमिली की जो वैलेंसी होती है दैट इज 3। तो ये मीन्स की और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे आपने पहले डिस्कस की हुई है, ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो, 2 भी इनफैक्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3, -3 देन +5। और इसमें जो हैलाइड्स फॉर्म करेगा, जब भी आप इसमें मीन्स की इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह के हैलाइड फॉर्म करते हैं। एक तो ट्राई हैलाइड फॉर्म करेंगे, 3 हैलोजेंस के एटम के साथ ये कंबाइन करेंगे, और दूसरा ये पेंटा हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। एक्स का मीनिंग है, एक्स स्टैंड फॉर द हैलोजन एटम। एक्स को मीन्स की हम हैलोजन एटम की जनरल शो कर लेते हैं कि एक्स जहाँ पे भी आएगा वो हैलोजन को ही डिनोट करता है। तो अब इसमें EX3 का मीनिंग है कि इसमें वो मीन्स की 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अगर मीन्स की अगर आप नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हो, अगर नाइट्रोजन का रिएक्शन हम करवाएंगे, जैसे नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करती है, तो इट विल फॉर्म NF3। ये मीन्स की ट्राई हैलाइड बनाएगी। ट्राई हैलाइड मीन्स की ये 3 हैलोजन से ज़्यादा मीन्स की बॉन्ड्स नहीं बना सकते, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर आप कन्फिग्रेशन देखते हो तो नाइट्रोजन में आपको पता है 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। और देखा जाए तो इसका अगर 2p को अगर आप ड्रॉ करो तो इसकी जो आउटर शेल है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में आपको तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके आगे d ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण कि नाइट्रोजन जो है ये सिर्फ ट्राई हैलाइड्स ही बनाएगा, ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपने मेन जो एक चीज़ याद रखनी है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली ट्राई हैलाइड, कि नाइट्रोजन जो है सिर्फ ट्राई हैलाइड्स ही फॉर्म करती है ड्यू टू द ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली ट्राई हैलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। जो नाइट्रोजन है ये मीन्स कि पेंटा हैलाइड नहीं बनाती। आपको इस वजह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इट फॉर्म से ट्राई हैलाइड ही बनाएगी, और दूसरे ऐसे भी पूछ सकते हैं इट डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स क्यों नहीं बनाएगी। तो उसका रीज़न भी सेम है। आपको पता पेंटा हैलाइड का मीनिंग है कि 5 बॉन्ड्स बनानी पड़ेंगी हैलोजन 5 हैलोजन एटम्स के साथ। इट मीन्स कि अगर इसके पास आउटर मोस्ट में ऑर्बिटल ही सिर्फ 4 है तो ये 5 बॉन्ड बनाना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5वीं बॉन्ड बनाने के लिए इसके नेक्स्ट ऑर्बिटल नहीं है। क्योंकि नाइट्रोजन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। एक तो इसके रिलेटेड आपने ये पॉइंट याद करना है। और दूसरा अगर पेंटा हैलाइड का आप देखो, अदरवाइज नाइट्रोजन को छोड़ के जो नेक्स्ट वाले मेंबर है जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये मीन्स कि पेंटा हैलाइड्स भी फॉर्म करेंगे और ट्राई हैलाइड्स भी फॉर्म करेंगे। दोनों टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे आप अगर फॉस्फोरस का केस लो तो इट इज़ फॉर्मिंग PCl3 भी बनाता है और ये PCl5 भी बनाएगा। ये दोनों टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करेगा। और इसमें हिब्रिडाइजेशन भी आपने देखनी है। अगर ये ट्राई हैलाइड बनाता, 3 टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, क्योंकि टोटल इसमें 3 ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं और S को भी इंक्लूड करेगा जिसमें उसके लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो टोटल इसमें 4 ऑर्बिटल यूज़ होंगे, 3 फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन
और जो फोर्थ ऑर्बिटल है उसमें भी क्या है, लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो उसका अपना पेयर तो उसको वो निकाल नहीं देता, वो अपने पास ही रखता है, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी जो हिब्रिडाइजेशन है ट्राई हेलाइड के केस में दैट इज sp3। हिब्रिडाइजेशन भी कई बार आपको आ जाती हैं, पेयरिंग में ही आ जाती है कि NaPCl3 में और ऐसे कि इसके साथ हिब्रिडाइजेशन sp3 है, एंड PCl5 के साथ में भी sp3 देन डी दी हुई थी, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इस तरह से आपने हर एलिमेंट जो भी कंपाउंड्स है उसके साथ उसकी हिब्रिडाइजेशंस को भी माइंड में रखना है। इन द सेम वे अगर आप फॉस्फोरस का डिस्कस करते हो तो फॉस्फोरस में कि एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का क्या होता है, दैट इज़ 15। इसी कन्फिगरेशन लिखोगे तो कि अगर नियोन की हम नोबल गैस को यूज़ करते हैं नियोन, देन 3s2 3p3। जब इसने 3 बॉन्ड्स बनानी होती हैं फिर तो ये सिंपल इसी तरह से ये वाला लास्ट जो इसके ऑर्बिटल्स हैं 3s और 3p, 3 में p में 1 1 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनको यूटिलाइज करके ये sp3 हिब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। ये 3p इसकी ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, टोटल कितने ऑर्बिटल इसके यूटिलाइज हो रहे हैं 3, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ करेगा। सो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। सो फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड की बात करें तो इसमें जो हिब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है, ठीक है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड्स बनानी होती है। अब अगर आप PCl5 की बात करते हो, PCl5 के केस में इसमें जो मीन्स कि इसने 5 बॉन्ड्स फॉर्म करनी है। 5 बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए जो इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3s 3p तो होती हैं, क्योंकि इसमें इस बार 5 बॉन्ड्स बनानी तो इसको अपना d ऑर्बिटल भी यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है d ऑर्बिटल भी इसके आगे पड़ा होता है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3d, ठीक है। ऑलरेडी इसके पास कितने हैं, इट इज़ हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉन इन द 3p और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s में। जब उसने 5 क्लोराइड आयंस को, ठीक है, अकोमोडेट करना तो 1 इलेक्ट्रॉन 3s से जब एक्साइट होके, ठीक है, ये 3d में चला जाता है, एक्साइटेड होके ये 3d में चला जाएगा। इस तरह से इसमें टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ एडजस्ट करेंगे, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इसमें जो सेकंड इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ दैट इज़ ऑफ द क्लोरीन। और आप इसमें देख सकते हो टोटल जो ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं, एक s का, 3 p के और एक d का। टोटल इसमें जो फिर हिब्रिडाइजेशन जो हुई है, जो ऑर्बिटल जो मिक्स हुए हैं कौन कौन से हैं, दैट इज़ द sp3 हिब्रिडाइजेशन आप लिख सकते हो sp3d, एक s का, 3 p के और एक d। तो ये हिब्रिडाइजेशन इसमें PCl5 में आएगी। कई बार आपको हिब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपको वो क्वेश्चन इससे वैसे भी पूछ सकते हैं कि मीन्स कि इनमें और इनकी जो ज्योमेट्रीज क्या है। तो PCl5 जब आता है तो आपको पता है PCl5 में 5 बॉन्ड्स हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, तो आप देख सकते हो कि 3 इसमें बॉन्ड्स होती हैं जो इक्विटोरियल होती हैं। इक्विटोरियल मीन्स कि वो सेंटर में ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, और 2 देन यू कैन सी इट्स ज्योमेट्री की इसमें PCl5 की अगर आप ज्योमेट्री देखो तो इसमें ट्रायंगल बाई पिरामिडल की सेंटर में ट्रायंगल बन रहा है और एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस में 3 आप देखो कि इसमें इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। इक्विटोरियल मीन्स कि जैसे आप अगर ग्लोब को देखो, ठीक है, तो अगर आप अर्थ को देखो तो अर्थ में क्या होता है कि सेंटर में इक्वेटर होता है, ठीक है, जो इसका मिडल लाइन जिसको डिवाइड करती है 2 हेमिस्फीयर्स को हम इक्वेटर बोलते हैं। इन द सेम वे ये जो 3 बॉन्ड्स इसमें एक प्लेन में लगी हुई हैं और 2, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे है, ये एक्सिस के लोग हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्लेन में 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स हम इसको प्लेन में मान सकते हैं और एक बॉन्ड ऊपर है एक नीचे है, तो ट्रायंगल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। ये 3 बॉन्ड्स को इन्होंने बोले इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है और 2 बॉन्ड जो है वो एक्सिस के लोग हैं जो सेंटर में से क्रॉस करेंगे। कई बार बेटा आपको MCQs में आ जाता है कि PCl5 में नंबर ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स, तो आपको ये चीज़ें पता, बात तो छोटी सी होती है, बेसिक चीज़ें हैं, बट पता कुछ नहीं, तो कई बार बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस भी उठाए होते हैं। तो अगर PCl5 में देखो तो इसमें 3 बॉन्ड्स होती हैं, मीन्स अगर इक्विटोरियल बॉन्ड्स कितनी होती हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स इसमें 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स होंगी, जो मीन्स के सेंटर में 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, और एक्सियल बॉन्ड, फिर हम देखें एक्सियल बॉन्ड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स क्या है 2 है।
इट मीन्स कि 2 एक्सियल बॉन्ड है और इसमें 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आप PCl3 की भी ज्योमेट्री कर सकते हो। PCl3 में आपको पता है कि 3 इसमें क्या है, 3 इसमें बॉन्ड बन रही हैं और एक इसमें लोन पेयर है। PCl3 में आपको पता है कि टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स इस वजह से ये बना सकते हैं। और जो थर्ड बॉन्ड है, थर्ड इसमें लोन पेयर है, तो इट इज़ हैविंग ए ट्रिगनल और बाइपेयर। इसमें पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी इसकी, आप देख सकते हो इसमें पिरामिड बन रहा है, ठीक है। नीचे मीन्स की पिरामिडल हम बोलते हैं इसको, दिस इज ए काइंड ऑफ पिरामिडल ज्योमेट्री। तो PCl 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो 2 तरह के हेलाइड फॉर्म कर रहे हैं, ट्राई हेलाइड एंड द पेंटा हेलाइड। तो ये जो ट्राई हेलाइड्स हैं, ठीक है, और पेंटा हेलाइड को देखो तो पेंटा हेलाइड में 5-5 बॉन्ड्स बन रही हैं। तो जो पेंटा स्टेट में, तो इट मीन्स कि पेंटा हेलाइड में इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर ये मीन्स कि ट्राई हेलाइड बना रहा है तो +3 है। तो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज़ मोर कोवलेंट, कि पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन द ट्राई हेलाइड्स। वो तो अंडरस्टूड ही, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है उतनी ही ज़्यादा उसकी कोवलेंसी बढ़ेगी। कोवलेंसी इन द सेंस कि वो फिर लूज में या गेन करने में नहीं होता, उसको इन मीन्स की कोवलेंट करेक्टर शो करना है, कितने मीन्स की इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज नहीं करेगा ना गेन करता है, तो वो कोवलेंट में बिलीव करते हैं। इस तरह से जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होगी तो उसमें कोवलेंट करेक्टर ही डोमिनेट करता है। तो इसलिए बोल सकती हो कि जो पेंटा हेलाइड्स है अबाउट द मीन्स की ट्राई हेलाइड्स देन पेंटा हेलाइड्स, इनकी ज्योमेट्रीज को आपने पढ़ लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है कि कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज अ रिएक्शन विद द मेटल्स। अगर मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है तो किस टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जब भी ये मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन जो है वो एक मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट लिखा है कि पहले हमने मीन्स की फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिखा है, दैट इज द लिथियम। लिथियम को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करवाएंगे तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा। वो बनेगा कैसे, आपको पता है कि लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 3 है। जब आप क्रॉसिंग करवाओगे तो लिथियम नाइट्राइड इस वजह से बन जाएगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है सोडियम के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम भी आपको तो मोनोवेलेंट है, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ये भी फिर सोडियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा। इसके बाद मैग्नीशियम का जब करोगे, मैग्नीशियम आपको पता है अल्केलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो जब मैग्नीशियम का कंपाउंड बनाएंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो कंपाउंड के बन के आएगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। इस वजह से जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विल एक्वायर -4, इसके ऊपर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्राइड फॉर्म करेगा। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटीज जितने भी हमने रिएक्शन डिस्कस करे हैं हाइड्रोजन के साथ, उनके ट्रेंड्स एंड देन हेलोजन्स के साथ, देन लास्ट वन इज अ नाइट्राइड। तो दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उनके जो ट्रेंड्स उनको आपने अच्छे से लर्न करना, लिख के आप देख सकते हो। बट फिर भी कोई आपको डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी कैन डिस्कस दोज डाउट्स। ओके, तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।